मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करता है। प्रशासकीय अधिकारी और कर्मचारी शासकीय सेवा में निरंतर बने रहते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु तक ये अपना काम करते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन करने को, मतलब नीतियों के क्रियान्वयन को, शासकीय नीति के क्रियान्वयन को अपनी आजीविका बना लेते हैं। जब ये काम करते हैं तो उनके कार्यों पर नियंत्रण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नियंत्रण यदि न हुआ तो कोई भी काम अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो सकता। हम वाहन चालन करते हैं, उसमें नियंत्रण का प्रावधान होता है जिसे हम ब्रेक कहते हैं। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं, जिस प्रकार से मुख में लगाम कसने के बाद घोड़ा शांत चित्त दिखता है, उसकी शांत चित्तता को देखते हुए यदि उसके मुख से लगाम हटा दिया जाता है तो वह अनियंत्रित और उच्छृंखल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रशासकीय अधिकारियों पर नियंत्रण का होना आवश्यक है। यदि प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो वे भी तानाशाह और निरंकुशता पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो प्रत्येक कार्य में नियंत्रण और निरीक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। और फिर प्रशासन तो पूरे देश में एक प्रशासन होता है, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों पर किसी न किसी प्रकार का ऐसा नियंत्रण होना चाहिए जिससे लक्ष्य प्राप्ति अच्छी तरह से हो और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति प्रमाद न करे। तो नियंत्रण का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रशासन पर सामान्यतया 4 प्रकार के नियंत्रणों की बात कही जाती है। उसमें सबसे पहला है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। पहले कार्यपालिका का नियंत्रण देखें प्रशासन पर, उसके बाद विधायी, न्यायिक और जनता का नियंत्रण की चर्चा करेंगे। अभी इस व्याख्यान में प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की आवश्यकता पर विचार करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष करके भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों में प्रजातंत्र का मूल तत्व उत्तरदायित्व है। प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के शासन करते हैं। तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व प्रजातंत्र का मूल तत्व है, इसलिए भी नियंत्रण का होना आवश्यक है। देखें कार्यपालिका किन किन साधनों से प्रशासन पर नियंत्रण करने का काम करती है। ये बात सही है कि कार्यपालिका का एक अंग है प्रशासन। कार्यपालिका के अधीन प्रशासन काम करता है, तो कार्यपालिका का नियंत्रण भी प्रशासन पर होना आवश्यक है। सबसे पहले नीति निर्माण। कार्यपालिका का काम, यहां पर कार्यपालिका और प्रशासन को अलग अलग समझिएगा। कार्यपालिका मतलब निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह, जिन्हें संसद में प्रथम सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है और उन्हें शासन करने का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। तो कार्यपालिका मतलब निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह, जिसे हम मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। तो मंत्रिमंडल का प्रशासन पर नियंत्रण क्या होता है? सबसे पहली बात, कार्यपालिका नीति बनाती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है और उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है। ये जो नीतियों का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, यह प्रशासन पर एक सीमा निर्धारित करता है कि प्रशासन को ऐसा काम करना है और इसके बाहर नहीं जाना है। तो प्रशासन के लिए वह दिशा निर्देश का काम करता है। बिना नीतियों के, बिना दिशा निर्देश के प्रशासन कोई काम नहीं कर सकता। दूसरा, नियम निर्माण। प्रत्येक नीतियों को लागू करने के लिए नियम निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। नियम प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं,
उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, अपने कर्तव्यों का संपादन करते हैं। तो नियम निर्माण कैसा होता है? नीतियों के अनुरूप किया जाता है और उन नियमों का परीक्षण करने का, उन नियमों को जांचने का पूरा अधिकार कार्यपालिका के पास रहता है, क्योंकि कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए, मतलब पूरे प्रशासन के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा है नियुक्तियां। कार्यपालिका को नियुक्ति करने का अधिकार है। सबसे उच्च पद और फिर उसके नीचे प्रशासनिक अधिकारियों का पद, जो सबसे ऊंचे पद हैं, जिनके लिए किसी प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे विभिन्न आयोगों और समितियों के अध्यक्ष को नियुक्त करना, सदस्यों को नियुक्त करना। उदाहरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। ये CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, ये सब जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनके लिए किसी प्रकार की योग्यता की परीक्षा नहीं होती, राष्ट्रपति सीधे इनको नियुक्त करता है। लेकिन जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए, भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, राज्यों में लोक सेवा आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, अधीनस्थ सेवा परीक्षा और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से इनको सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, और उसके बाद चुनने के बाद नियुक्ति करने का अधिकार कार्यपालिका को होता है। तो कार्यपालिका नियुक्ति करके नियंत्रण अपने हाथ में रखती है। नियुक्ति के अलावा उनकी पद स्थापना, उनका स्थानांतरण, उनको दी जाने वाली सुविधा, उनको प्राप्त विशेषाधिकार, उनका प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति की आयु, पेंशन, स्थानांतरण, इन तमाम प्रकार की चीजों के बारे में कार्यपालिका नियम बनाती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है। तो नियुक्तियों के द्वारा कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। यदि मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा गड़बड़ कर रहा है तो उसको दंडित किया जाता है, अथवा कोई काम अच्छा करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में अंतिम अधिकार कार्यपालिका को दिया जाता है। तो कार्यपालिका इस प्रकार से उनके कार्यों का निरीक्षण करके उनको दंडित करती है अथवा उनको पुरस्कृत करती है। चौथा, बजट प्रावधान। बजट प्रावधान जो होता है वह वित्त की सीमा निर्धारित करता है कि प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन उस सीमा से अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकता। भले ही खर्च न किया जाए, भले ही बचा दिया जाए, लैप्स हो जाए तो ठीक है, लेकिन किसी भी राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रशासन खर्च करता है और उस खर्च का पूरा एक एक पैसे का हिसाब वह कार्यपालिका को प्रदान करता है, और कार्यपालिका उस हिसाब को संसद में पेश करती है और संसद से कहती है कि देखिए हमने कभी भी सीमा के बाहर जाने का प्रयास नहीं किया, सीमा के अंतर्गत रहते हुए हमने खर्च किया। फिर है आचार संहिता। शासकीय सेवकों के लिए आचार संहिता निर्धारित किया जाता है। उस आचार संहिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। आचार संहिता का वे लोग उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा जनसंपर्क, मुख्य कार्यपालिका के द्वारा अथवा कार्यपालिका के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जनसंपर्क किया जाता है। जनसंपर्क के अंतर्गत आजकल जन दर्शन की परंपरा चल पड़ी है। जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों में, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अपने निवास में मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं। इसी प्रकार से कलेक्टरों से भी कहा गया है कि वे कलेक्टर भी सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन अपने कार्यालय में आम जनता की समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का निराकरण के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाएं। इससे क्या होता है कि शासन की लोकप्रियता बढ़ती है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि अब हमारी समस्या का समाधान जल्दी होगा और अच्छी तरह से होगा। आम जनता को अपने समस्याओं के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे।
तो ये आजकल जन दर्शन ये होने लगा है। दूसरी चीज, सभा और सम्मेलन। सभा बुलाते हैं, सभा में अपनी बातें कार्यपालिका के द्वारा कई बातों की घोषणा की जाती है। इन घोषणाओं के द्वारा प्रशासकों को निर्देशित किया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है। समय समय पर प्रेस सम्मेलन बुलाया जाता है, मतलब पत्रकार सम्मेलन बुलाया जाता है। उस पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब मंत्री देते हैं, और मंत्री जो भी जवाब देते हैं उनके अनुसार काम करना प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व होता है। फिर प्रत्यक्ष संपर्क, आम जनता से प्रत्यक्ष संपर्क करना, विभिन्न क्षेत्रों का, अपने प्रदेशों का, पूरे देश का दौरा करना, किसी भी चीज का निरीक्षण करना, उसकी जांच करना, ये सब शासन का काम है। और जांच एजेंसी नियुक्त करना, यदि आवश्यकता पड़ी, यदि कार्यपालिका को लगा कि किसी प्रकार के निर्माण में कोई अनियमितता हुई है या कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो उनकी जांच के लिए जांच एजेंसी नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सभी प्रकार की वित्तीय व्यवहार की जांच करता है कि वित्तीय व्यवहार में, बजट के खर्च करने में, आय की प्राप्ति में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं हुई, जैसा बजट प्रावधान था उसी के अनुरूप खर्च हुआ या नहीं, उसी के अनुरूप राशि प्राप्त की गई या नहीं, उस राशि का बिल्कुल नियमानुसार कोषालय में जमा किया गया या नहीं, ये तमाम चीजों के बारे में सीएजी अपने रिपोर्ट देता है। और अलावा लोकपाल और लोक आयुक्त तक प्रावधान। लोकपाल का प्रावधान केंद्रीय सरकार के कार्यपालिका के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की जानी है, और लोक आयुक्त का प्रावधान प्रांतीय स्तर पर किया जाता है। लोक आयुक्त को शिकायतें भी दी जाती है प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, विधायकों के बारे में, तो वे जांच करते हैं। यह है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। इतने नियंत्रणों के अधीन रहते हुए प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। लेकिन इस नियंत्रण के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। कौन कौन सी बाधाएं? हर जगह बाधाएं हैं, हर जगह आलोचना है, हर जगह विरोध है, और ऐसे हां और ना के बीच एक अच्छी तरह से अपनी व्यवस्था का संपादन करना है, संचालन करना है। तो देखें कौन कौन से विरोध, कौन कौन से बाधाएं हैं। सबसे पहले कानून की जटिलता। कानून की जटिलता को समझ पाना कार्यपालिका के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि कार्यपालिका में जो लोग चुन करके पहुंचते हैं वे कोई विशेषज्ञ नहीं होते, आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और कोई आम जनता सभी प्रकार से कानून का विशेषज्ञ होगा कहना संभव नहीं है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी नियमों के विशेषज्ञ होते हैं, उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपने प्रशासन के क्षमता में विशेषज्ञता प्राप्त कर लें। तो कानून की जटिलता को समझ पाना कार्यपालिका के लिए बहुत कठिन होता है। दूसरा, नौकरशाहों का निरंकुश व्यवहार। चूंकि नौकरशाह कम उम्र से ही, मतलब कि 21-22 वर्ष की अवधि से लेकर के पूरे 60-62 वर्ष की आयु तक के लोग काम करते हैं। प्रशासन के विभिन्न अंगों में, विभिन्न विभागों में जा करके उनको सभी प्रकार के कार्यों का, नियमों का, व्यवस्थाओं का अनुभव हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे निरंकुश व्यवहार करते हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारी अपने मंत्री द्वारा दिए गए आदेशों का भी पालन नहीं करते, मंत्रियों के आदेश की उपेक्षा कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तीसरा, बहुमत दल की संसद में स्थिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थिति पर इस आधार पर विचार किया जाना चाहिए कि जो कार्यपालिका अभी कार्य कर रही है, मतलब जो मंत्रिमंडल भी कार्य कर रहा है, उसकी स्थिति संसद में कैसी है। क्या उस मंत्रिमंडल को संसद में, लोकसभा में बहुमत दल का पूरी तरह से विश्वास प्राप्त है? उसके बहुमत दल की स्थिति कैसी है?
जैसे अभी 2014 से लेकर के आज तक वर्तमान समय में लोकसभा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, एक ही दल की सरकार है। लेकिन मान लीजिए कभी एक दल की सरकार नहीं बन पाई, मिले जुले अनेक दलों को मिला करके सरकारों का गठन हुआ, तो वहां पर मंत्रिमंडल की स्थिति कई बार हास्यास्पद हो जाती है, क्योंकि मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को इस बात का हमेशा भय रहता है कि कहीं दूसरे दलों का समर्थन विड्रा न हो जाए, तो वह डर डर के काम करता है। फिर नौकरशाहों पर दबाव, नौकरशाही पर अनेक प्रकार के राजनीतिक दबाव डाला जाता है और नौकरशाहों को सही काम करने के लिए रोका जाता है। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, पंजाब में एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हजारों लोगों का समूह सीधे पुलिस थाना में पहुंच गया, एसएसपी को खूब डराया धमकाया, आखिरकार सरकार ने कह दिया उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो ये दबाव में काम कैसे होगा? मतलब कि 2-4 लोग व्यक्ति यदि मिलकर के किसी भी व्यक्ति का विरोध करें तो वह अनुशासन और कानून का उल्लंघन का मामला हो जाता है, एफआईआर दर्ज होता है। और ये थोड़े से ज्यादा लोग हो गए तो वहां पर समूह के कारण किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, आपको जैसा करना है करिए। फिर वोट की राजनीति ने पूरे देश को बर्बाद कर डाला है। राजनीतिक नेता केवल वोट पाने के लिए सभी प्रकार के नियमों और कानूनों की तिलांजलि दे देते हैं और काम उसी प्रकार से करते हैं। यह है प्रशासन पर नियंत्रण के मामले में विभिन्न प्रकार की बाधाएं। वैसे भारत में, न केवल भारत में अपितु दुनिया के सभी देशों में प्रशासन पर कार्यपालिका का समुचित नियंत्रण का प्रावधान रखा गया है, लेकिन मूल चीज यह है कि उन नियंत्रणों का व्यवहार में क्या महत्व है, व्यवहार में उन पर किस प्रकार से अमल किया जाता है, मूल चीज यह है। अब देखें कार्यपालिका पर, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विधायी नियंत्रण का मतलब है संसद का कार्यपालिका और प्रशासन पर नियंत्रण। संसद का प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण ही होता, लेकिन वह कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करता है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। देखें कौन कौन से नियंत्रण। सबसे पहले अभिभाषण। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन के प्रथम दिन अपना अभिभाषण देता है, और नई लोकसभा का निर्वाचन होने के बाद प्रथम अधिवेशन के प्रथम दिन दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, मतलब उसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। इंग्लैंड में इसे सिंहासन भाषण कहते हैं। अमेरिका में भी ये व्यवस्था है, लेकिन वह संदेश भी भेज देता है, कभी भाषण भी दे देता है। लेकिन भारत में इस अभिभाषण का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस अभिभाषण के अंतर्गत सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है, और उन नीतियों को प्रशासनिक अधिकारी भी ध्यान से सुनते हैं। फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाने के बाद उस अभिभाषण पर वाद विवाद होता है संसद में, और फिर अंत में प्रधानमंत्री उन सभी वाद विवादों का, उन सभी प्रश्नों का, उन सभी संशयों का निराकरण करते हुए अपना भाषण देते हैं। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो उसे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा, कानून निर्माण। कानून बनाने का काम संसद का है, और कानून वह उसी प्रकार से बनाती है जिस प्रकार से कानून की आवश्यकता देश को है। उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका नीति बनाती है, और फिर प्रशासन नियम निर्माण करके उन कानूनों को क्रियान्वित करता है। तो कानून निर्माण करके संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तीसरा है प्रश्नकाल।
संसद का अधिवेशन समय समय पर होते रहता है। मूल रूप में भारत में 3 बार इसके अधिवेशन बुलाए जाते हैं। एक को कहते हैं सबसे पहले जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक होता है उसे बजट सत्र कहते हैं। उसके बाद जुलाई अगस्त में वर्षाकालीन या पावस सत्र बुलाया जाता है और दिसंबर में शीतकालीन अधिवेशन बुलाया जाता है। तो प्रत्येक अधिवेशन के प्रत्येक दिन जो जैसे 11 बजे संसद की बैठक हो रही है, शुरू हो रही है 11 बजे, तो पहला घंटा प्रश्नकाल का निर्धारित होता है। प्रत्येक दिन 1 घंटा प्रश्नकाल का निर्धारित किया जाता है। इस प्रश्नकाल में संसद का कोई भी सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ सकता है। ये प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तारांकित प्रश्न, दूसरे को कहते हैं अतारांकित प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं, प्रश्न तो लिखित ही पूछा जाता है, तो प्रश्न जब लिखता है प्रश्न करने वाला तो उस प्रश्न में एक स्टार बना देता है, तारा बना देता है। मतलब उस प्रश्न का उत्तर हमको मौखिक चाहिए, और जिसमें तारांकित नहीं होता उसका उत्तर लिखित माना जाता है, लिखित। तो अतारांकित का उत्तर लिखित दिया जाता है और तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। यदि मौखिक उत्तर दिया मंत्री ने, उसके व्यवस्था किया है कि समय समय पर विभिन्न सदस्य प्रश्न लिख करके सचिवालय को भेजते हैं। संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों को सचिवालय अलग अलग हैं। तो जो सदस्य, जिस सदन का सदस्य है उसी सदन के सचिवालय को प्रश्न लिख करके भेजता है। सचिवालय उस प्रश्न को संबंधित विभाग के मंत्रालय में भेजता है, मंत्री के पास भेजता है। फिर मंत्रालय में जो विभिन्न अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी हैं, वे उस प्रश्न का उत्तर बनाते हैं। जब उत्तर रेडी हो जाता है तब मंत्री को सूचित किया जाता है कि अमुक प्रश्न का उत्तर तैयार हो चुका है। फिर मंत्री यदि लोकसभा से संबंधित है तो स्पीकर को सूचित करते हैं कि अमुक प्रश्न का उत्तर रेडी हो चुका है, प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकते हैं। तो स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद वह प्रश्नकर्ता उस 1 घंटे के काल में संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछता है। यदि मान लीजिए उत्तर मौखिक मांगा गया है तो मंत्री उसका उत्तर मौखिक देंगे, और जब मौखिक उत्तर देंगे तो वही प्रश्नकर्ता उस उत्तर पर पूरक प्रश्न पूछ सकता है, मतलब उसी प्रश्न से संबंधित और दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है। यहां पर केवल प्रश्नोत्तर होते हैं, वाद विवाद नहीं होता। दूसरी चीज, जिस प्रश्न पर लिखित उत्तर दिया जाता है मंत्री के द्वारा, उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ये महत्वपूर्ण है। फिर शून्यकाल, प्रश्नकाल का 1 घंटा हो जाने के बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का मतलब यह है कि उस 1 घंटे के अंदर जिस विषय पर चर्चा होगी पहले से निर्धारित नहीं होता, और सदस्य प्रश्नकाल में जिन प्रश्नों का उत्तर दिया गया मंत्रियों के द्वारा उसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं, मतलब कि बहस का एक वातावरण बनाते हैं। मान लीजिए मंत्री ने कोई उत्तर दिया, उस उत्तर के बारे में और कुछ डाउट क्लियर करना है और कुछ जानना है और उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो शून्यकाल में उस विषय को उठाया जाता है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, प्रश्नकाल में प्रश्नों का उत्तर देना मंत्रियों के लिए अनिवार्य है। शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देना मंत्रियों के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्री सर्व जानकार नहीं होता, आखिर उसको भी तैयारी करके आनी पड़ेगी। यहाँ पर जो सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, हो सकता है मंत्री को उसके बारे में ज्यादा जानकारी न हो तो वह जवाब नहीं देता। तो ये शून्यकाल। तो संसद की कार्यवाही जैसे 11 बजे से शुरू हुई, 11 से 12 प्रश्नकाल हुआ, 11 से 12 प्रश्नकाल हुआ, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल हुआ।
उसके बाद 1 बजे लंच ब्रेक हो जाता है और लंच ब्रेक के बाद जब 2 बजे फिर से संसद बैठती है तो वहां पर फिर नियमित कार्यवाही, जो पहले से तैयार कार्यवाही की जाती, पूरा शेड्यूल बनाया जाता है कि कौन से दिन किस विषय पर चर्चा होगी, ये उसके अनुसार कार्यवाही होती है। इसके बाद 5वां है बहस और विचार। संसद का मतलब होता है विचार करने वाली संस्था, जहां पर सदस्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। खैर चिंतन मनन तो यहां पर नहीं होता, धूम धड़ाका होता है, उसे संसद कहते हैं। तो संसद में चाहे कोई भी प्रस्ताव हो, चाहे कोई भी संकल्प यहां पर पेश किया गया, उस पर वाद विवाद होता है। तो मंत्रिमंडल अर्थात बहुमत दल अपने प्रस्ताव का बचाव करता है, विरोधी दल उसकी आलोचना करता है और मंत्रियों के टांग खींचने में उसको कोई परहेज नहीं होता। दूसरा, बजट पर चर्चा। बजट पर हर कदम पर वाद विवाद होता है, विशेष करके जब कोई मंत्री अनुदान मांगे पेश करता है और अपने मुंह मियां मिट्ठू के समान अपनी खूब बड़ाई करता है कि हमने वो किया, सो किया, सो किया, प्रकाश प्रकाश से वह बातें कहता है, तो मंत्री के इस कथन की धज्जियां उड़ाने में विरोधी दल कोई परहेज नहीं करता, कोई लिहाज नहीं करता, पूरी पोल खोल देता है। तो बजट पर हर कदम पर वाद विवाद होता है और बजट पर चर्चा के दरमियान ही कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं। बजट के व्याख्यान के अंतर्गत इन कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव और मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव। फिर आगे है आधे घंटे की चर्चा। लोक महत्व से संबंधित किसी भी विषय को संसद के सदस्य पेश कर सकते हैं स्पीकर की अनुमति से। स्पीकर ने यदि अनुमति दी तो उस विषय पर आधे घंटे की चर्चा होती है और संबंधित मंत्री फिर जवाब देने के लिए बाध्य होता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी घटना का जो मूल गवाह था, उस गवाह की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बैठक चल रही है, उस बैठक में विरोधी दल के नेताओं ने इस प्रश्न को उठाया कि आपके उत्तर प्रदेश में कौन सी व्यवस्था है कि यहां पर कानून नहीं है, शांति व्यवस्था नहीं है, जो गवाही देने जाते हैं उनकी खुलेआम हत्या हो जाती है। फिर मुख्यमंत्री उसका जवाब देते हैं। इस प्रकार से आधे घंटे की चर्चा होती है। इसके अलावा अल्पकालीन चर्चा, लगभग 2-2.5 घंटे तक ये अल्पकालीन चर्चा चलती है। और कोई महत्वपूर्ण विषय आ गया तो यदि स्पीकर की या सदन के सभापति की अनुमति मिल गई तो उस पर 2-2.5 घंटे की चर्चा वहां पर होती है। वहां पर वाद विवाद होता है और मंत्री उसका जवाब देते हैं। संकल्प और प्रस्ताव। संकल्प और प्रस्ताव, संसद के सदस्य अपना कोई भी प्रस्ताव यदि पारित कराना हो या चर्चा करानी है, उसके लिए प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है। प्रत्येक काम के लिए स्पीकर की अनुमति होना आवश्यक है। यदि स्पीकर ने अनुमति दे दी तो उस पर फिर चर्चा होती है, मतलब वाद विवाद होता है। फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। मान लीजिए देश में कोई एक महत्वपूर्ण घटना घट गई, उस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाता है विरोधी दल के द्वारा, या सत्तारूढ़ दल का सदस्य भी इसको रख सकता है। लेकिन प्रायः सत्तारूढ़ दल के सदस्य नहीं रखते, विरोधी दल के सदस्य रखते हैं। यदि स्पीकर को अनुमति मिल गई तो वहां पर फिर उस विषय पर चर्चा होती है, मंत्री को जवाब देना पड़ता है। आगे है स्थगन प्रस्ताव। महत्वपूर्ण विषय आ गया, कोई विषय पर उस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, तो सदन की जो नियमित कार्यवाही है उसको स्थगित करके इस विषय पर चर्चा की जाए, इसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव यही है। मतलब सदन की इतना विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आप नियमित कार्यवाही को स्थगित कर दीजिए और इस विषय पर सबसे पहले चर्चा करिए, उसको कहते हैं स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। उस पर भी मंत्री को जवाब देना पड़ता है। फिर अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दल के द्वारा एक सत्र में केवल एक बार रखा जा सकता है, एक से अधिक बार नहीं। और अविश्वास प्रस्ताव एक लाइन का होता है। विरोधी दल का सदस्य एक प्रस्ताव रखता है, उस पर कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है।
और उस पर लिखा रहता है, एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि सदन मंत्रिमंडल पर अविश्वास व्यक्त करता है, और फिर सदन यदि स्पीकर ने अनुमति दे दी तो अविश्वास प्रस्ताव पर विरोधी दल के समस्त सदस्य एकजुट होकर के सरकार की खिंचाई करते हैं। बस विरोधी दल को बोलने की थोड़ा से अवसर चाहिए, फिर देखिए किस प्रकार से खिंचाई करते हैं। इन सब के बाद अंत में प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देते हैं और उसके बाद फिर मतदान होता है। मतदान में यदि प्रस्ताव पास हो गया तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, लेकिन प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि 1952 में जब पहली बार लोकसभा का गठन हुआ, उसके बाद से लेकर के 1962 तक पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था। जब चीन के हाथों भारत परास्त हुआ, तब विरोधी दलों के द्वारा नेहरू मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। पारित होने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पंडित नेहरू का मंत्रिमंडल में संसद में बहुमत था। तो ये अविश्वास प्रस्ताव है। इसी ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को त्यागपत्र देना पड़ा था। आगे है संसदीय समितियां। संसद में अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं और इन समितियों के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के मंत्रिमंडल पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे लोक लेखा समिति, बजट पर इसकी चर्चा हो चुकी है। अनुमान समिति, आश्वासन समिति। आश्वासन समिति का मतलब होता है कि यदि मंत्रिमंडल ने कोई आश्वासन दिया सदन में कि हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल ने यदि उस मंत्री ने उस आश्वासन को पूरा नहीं किया, तो आश्वासन समिति जांच करती है कि मंत्री महोदय ने ऐसा आश्वासन देकर के उसको पूरा क्यों नहीं किया। मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, ये आश्वासन समिति जांच करती है। फिर अनुशासन समिति, एक अनुशासन समिति होती है। अनुशासन समिति यह देखती है कि समस्त सदस्य अनुशासन के अधीन रहें, उसके विरुद्ध आचरण न करें। और इसी प्रकार से प्रदत्त विधायन समिति, प्रदत्त विधान के अंतर्गत संसद कानूनों का प्रारूप बना करके कार्यपालिका को दे देती है। कार्यपालिका उसी कानून को क्रियान्वित करने के लिए नियमों का निर्माण करती है। तो इन नियमों का जो निर्माण किया गया है कार्यपालिका के द्वारा, उसका परीक्षण करने का अधिकार इस प्रदत्त विधायन समिति को होता है कि कार्यपालिका ने कानून की भावनाओं के अनुरूप नियमों का निर्माण किया है या उसका उल्लंघन किया है। इसके अलावा तो इस प्रकार से संसदीय समितियां होती हैं जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम करती है। और अंतिम है CAG का लेखा परीक्षण। नियंत्रक महालेखा परीक्षक समस्त प्रकार के खर्चों और आय, इन सबकी सूक्ष्मता पूर्वक जांच करता है और जांच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में भेजते हैं, संसद में उस पर चर्चा होती है। इसी CAG के परीक्षण से पता चला था कि बोफोर्स की खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है। इसी CAG की रिपोर्ट में पता चला था, CAG की जांच में, कि 2G, 3G, 4G कांग्रेस के समय में जो टेलीकम्युनिकेशन का, टेलीफोन के बारे में जो स्पेक्ट्रम बेचे गए थे, उसमें 1,82,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसी से पता चला था। तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण का, प्रशासन पर नियंत्रण का ये विधायी तरीका हुआ। इसके अंतर्गत हमने यह देखा कि विधायिका का, संसद का मंत्रिमंडल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, लेकिन मंत्रिमंडल के माध्यम से वह प्रशासन पर भी नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो भी काम करता है प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से करता है और प्रशासनिक अधिकारी अपने समस्त कार्यों के लिए मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद।